नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज के इस छोटे से वीडियो में हम बहुत ही कम समय में कुछ ज़्यादा चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे और इसमें हम सैम्पलिंग और इसके टाइप्स देखेंगे। इसके अलावा इसके प्रिंसिपल्स पर भी एक नज़र डालेंगे क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। पहले हम बात करते हैं कि सैम्पलिंग बेसिकली होता क्या है। सैम्पलिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम एक पूरी पॉपुलेशन में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव निकाल लेते हैं जो उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी स्टडी को आसान बना देते हैं। हम सैम्पलिंग समझ चुके हैं। इसके बाद में हम कुछ और टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से मतलब हमारा जनसंख्या से बिल्कुल भी नहीं है। पॉपुलेशन से हमारा मतलब टारगेट ऑडियंस से है। और टारगेट ऑडियंस जो हमारी होती है, जिसे हमें स्टडी करना होता है, वो हमारी टारगेट ऑडियंस होती है। मान लीजिए एक कंपनी में 100 लोग काम करते हैं, तो वही 100 लोग हमारी टारगेट ऑडियंस हैं। सेंसस एक वर्ड होता है। सेंसस का मतलब होता है कि हम पूरी ही पॉपुलेशन की स्टडी करने चले जाते हैं वहाँ पर। और जो इसका जो प्राइम एग्जांपल है सेंसस का, वो है आपका जनगणना। तो सेंसस के बाद हम देख लेते हैं सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होती हैं। सैम्पलिंग के प्रोसेस में जब कोई गलती हो जाती है तो उसको हम सैम्पलिंग एरर बुलाते हैं, और इसके बाहर की जो एरर्स होती हैं उनको हम नॉन सैम्पलिंग एरर्स बुला देते हैं। और हमको सैम्पलिंग एरर अगर कम करनी है तो हम साइज़ है उसको बढ़ाना चाहिए। अगर हमारा सैंपल 30 से कम होता है तो उसको हम स्मॉल सैंपल बुलाते हैं। अगर हमारा सैंपल 30 से ज़्यादा है तो उसको हम लार्ज सैंपल बुला देते हैं। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग की। तो चलिए बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सैम्पलिंग क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। हमारा सैंपल है वो रैंडमली सेलेक्ट होना चाहिए। कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए कि हमने अपने ही तरीके के लोग सेलेक्ट कर लिए सैंपल में, जो हमको सूट करते हो, जो हमारी स्टडी को सूट करते हो, जो हमारे रिसर्च को सूट करते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा जो दूसरा प्रिंसिपल है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि अगर आपको सैम्पलिंग एरर्स कम करनी है तो आपको अपना सैंपल साइज़ बढ़ाना होगा। तो ये भी कह रहा है प्रिंसिपल कि आपका जितना बड़ा सैंपल होगा, जितना लार्ज सैंपल होगा, उतना ही आपकी सैम्पलिंग के प्रोसेस में एक्यूरेसी आएगी, उतना ही आप। इसके अलावा वैलिडिटी एक सैंपल है आपका। वैलिडिटी एक प्रिंसिपल आता है। वैलिडिटी का मतलब होता है कि आप वैलिड मेथड्स को यूज़ करें, और यानी कि यहाँ पर पूरी जो आपकी स्टडी है, जो आपका पूरा रिसर्च है, उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपको रहकर काम करना है, सब्जेक्टिव रहकर काम नहीं करना है। तो ये आपकी वैलिडिटी को बढ़ाता है। तो इसके बाद में ऑप्टिमाइजेशन है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप जो आपकी स्टडी है, उस स्टडी को ध्यान में रखकर ही आप सारी चीज़ें करेंगे। उस स्टडी के बाहर आप कभी जाएंगे नहीं। इसके बाद में सबसे लास्ट जो हमारा प्रिंसिपल है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ परसिस्टेंस ऑफ स्मॉल नंबर्स। यानी कि पॉपुलेशन की जो माइनॉरिटी है उसके भी कुछ राइट्स होते हैं। माइनॉरिटीज़ को भी सैंपल में सेलेक्ट होने का मौका मिलना चाहिए। ये बेसिक मतलब है परसिस्टेंस ऑफ स्मॉल नंबर्स का। तो चलिए इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि सैम्पलिंग के टाइप क्या होते हैं, सैम्पलिंग कितने कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो टाइप की बेसिक सैम्पलिंग होती हैं। पहली है आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरी है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसको हम रैंडम और नॉन रैंडम भी बुलाते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, यानी कि रैंडम सैम्पलिंग जो होती है वहाँ पर हर एक यूनिट को, पॉपुलेशन के हर एक यूनिट को रैंडमली सेलेक्ट होने का मौका मिलता है। और जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है वहाँ पर किसी को भी रैंडमली सेलेक्ट होने का मौका नहीं मिलता है, पर सैम्पलिंग एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। चलिए यहाँ पर हम सारे ही टाइप्स के ऊपर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि क्या होते हैं और इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला जो हमारे पास टाइप है वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ पर हर एक यूनिट को हम इक्वल चांस देते हैं रैंडमली सेलेक्ट होने का। इसके बाद में आती है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ पर जब हमारी ऑडियंस बड़ी होती है या लार्ज सैंपल हमको सेलेक्ट करना होता है, तो वहाँ पर हम उन ऑडियंस को कई सारे ग्रुप्स में बांट देते हैं और उन ग्रुप्स में से फिर हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कैच ये है कि स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर दोनों में ही हम ग्रुप्स में बांट देते हैं ऑडियंस को। लेकिन यहाँ पर जब हमको ज़्यादा बड़ा हमको जब सैंपल लेना होता है तो हम क्लस्टर सैम्पलिंग का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम रिलेटिव छोटा है हमको सैंपल लेना होता है तो हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस यही है। सिस्टमेटिक से रैंडम सैम्पलिंग में हम देखते हैं कि पहला जो हम सैंपल लेते हैं वो हमारा रैंडम होता है। इसके बाद के जो स्टेप्स होते हैं, जिसके बाद के जो सैंपल्स लेते हैं हम उसके हिसाब से होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं। ठीक है। इसके बाद में आती है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। यहाँ पर हम कई सारे स्टेजेस का इस्तेमाल करते हैं, कैसे स्टेजेस में ये पूरा प्रोसेस करते हैं। तो ये हमारी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होती है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अपनी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन रैंडम सैम्पलिंग की। तो सबसे पहली हमारी आती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसको चंक सैम्पलिंग बुलाते हैं। इंसिडेंटल होती है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम कन्वीनियंस के हिसाब से, जो रिसर्चर होता है, जो सैंपल सेलेक्ट करने वाला बंदा होता है, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से चीज़ों को करता है। इसके बाद में आती है जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग में हम अपने जजमेंट लगाते हैं, या इसको कह सकते हैं बायसनेस इसमें ज़्यादा होती है। और इसके बाद में आती है आपकी कोटा सैम्पलिंग। इसमें हम कोटा सेलेक्ट कर लेते हैं और उस कोटा के हिसाब से हम फिर अपनी सैम्पलिंग करते हैं। और स्नोबॉल सैम्पलिंग को हम नेटवर्क सैम्पलिंग या चेन सैम्पलिंग बुलाते हैं। और इसके अलावा एक और होती है पर्पसिव या डेलिब्रेट सैम्पलिंग होती है। वहाँ पर एक पर्पस को बेस बनाकर हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन सी रैंडम है और कौन सी नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। तो ये है एंड इस वीडियो का।
अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।